बार आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 की इतिहास पुस्तक में पाठ 2 आरंभिक समाज के बारे में जानने वाले हैं। तो आरंभिक समाज हमारा कैसा था? जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, कुछ मानव हैं जिसको हम लोग कह रहे हैं कि आदि मानव, और वो शिकार कर रहे हैं। तो ये हमारे आरंभिक समाज के मानव हैं। इसको हम लोग आज जानते हैं। आइए, ये अपनी ज़रूरतों को किस प्रकार पूरा करते थे, किस प्रकार रहते थे, उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो सोनाक्षी का एक प्रश्न है। सोनाक्षी अपने दादा के साथ मेले में घूम रही थी। मेले में भीड़ अधिक थी। झूले में जब सोनाक्षी ऊंचाई पर पहुंची तो उसे बड़ी संख्या में आसपास मकान नजर आए। वह सोचने लगी कि क्या लोग हमेशा से ऐसे ही रहते थे। झूले से नीचे आकर उसने दादा से पूछा, क्या लोग हमेशा इसी तरह एक साथ रहते थे? तब दादा ने उसे बताया। देखिए, आरंभिक समाज के बारे में अब हम लोग यहाँ से प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आया होगा तो उस समय उसका अपना कोई समाज नहीं था। वे अपने भोजन की खोज में इधर उधर भटकते रहते थे। लोग खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल, कंद मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती है। इसलिए हर मौसम में पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत थे। लेकिन यह सब कर पाना आसान नहीं था। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी है कि कौन से फल खाने योग्य हैं और कौन से नहीं, क्योंकि कुछ फल विषैले भी होते हैं। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज भागते हैं तथा हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार और चिड़ियाँ या मछलियाँ पकड़ने के लिए उन्हें बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता था। आज हम उन्हें आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आज हम उन्हें आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेटक या शिकारी समुदाय के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे अनेक कारण थे। पहला, एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहने पर वे आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। दूसरा कारण, जानवर भी अपने भोजन के लिए जगह बदलते थे। तीसरा कारण, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मौसम में पेड़ों और पौधों में फल फूल होते थे। चौथा कारण, पानी की आवश्यकता के कारण भी वे घूमते रहते थे, क्योंकि जल स्रोतों में हमेशा पानी नहीं रहता था। चित्र है 2.1, शिकार करते आदि मानव। अब हम लोग जानेंगे कि आदि मानव कहाँ रहा करते होंगे। आदि मानव का निवास स्थान। आदि मानव के रहने का स्थान गुफाओं, कंदराओं तथा नदियों और झीलों के किनारे मिले हैं। मानव धूप, वर्षा और ठंडक तथा जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफाओं तथा कंदराओं में रहते थे। नदियों और झीलों से उन्हें पीने का पानी मिल जाता था। जिन स्थानों पर मानव रहते थे उन स्थानों पर अनेक प्रकार के औजारों के अवशेष मिले हैं। उसे हम उद्योग स्थल एवं आवासीय स्थल कहते हैं। उसे हम जिस स्थानों पर अवशेष मिले हैं औजारों के, उन्हें हम लोग उद्योग स्थल या आवासीय स्थल कहते हैं। ऐसा इसलिए कि लोग अपने आवास के पास ही औजारों को बनाने का काम करते होंगे। जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं, पाषाणकालीन औजार बनाते आदि मानव। पाषाणकालीन औजारों के निर्माण। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि औजार कैसे बनते हैं? आज के औजार कौन बनाता है? आओ हम पता करते हैं कि पाषाणकालीन औजार कैसे बनाए जाते थे। उस काल में औजार 2 तरीकों से बनाए जाते थे। पहली विधि, पत्थरों को पत्थरों से टकराकर
यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उस पत्थर को एक हाथ लेकर किसी दूसरे पत्थर से, जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं, आज के हथौड़ी जैसा बार किया जाता था, जिससे धीरे धीरे पहला पत्थर एक निश्चित औजार का रूप ले लेता था। ये तो पहली विधि थी। आइए दूसरी विधि भी जानते हैं औजार बनाने की। दूसरी विधि को दबाव विधि या वलय विधि कहते हैं। इसमें पत्थर को एक निश्चित जगह पर रखकर पत्थरों के औजार या हड्डियों के निश्चित आकार को रखकर बड़े पत्थरों से दबाव देकर तोड़ दिया जाता था, तो दूसरा पत्थर भी औजार का रूप ले लेता था। जैसा हम लोग चित्र में कुछ चीज़ों को देख रहे हैं। चित्र 2.3 जड़ों को खोदने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला औजार। चित्र 2.4 चमड़े के वस्त्रों को सिलने का औजार। तो वस्त्रों का निर्माण कैसे करते होंगे? पाषाणकालीन मानव जानवरों के मांस का उपयोग अपनी भूख मिटाने के लिए करते थे। जब ठंड के मौसम में उन्हें ठंड का अनुभव होता होगा तो जानवरों के खाल तथा पेड़ के पत्तियों को वह ठंड से बचने के लिए उपयोग करते होंगे। उनका यह वस्त्र के रूप में उपयोग किया जाने वाला खाल या चमड़ी अस्थायी नहीं रहता होगा। ठंड का मौसम समाप्त होते ही हुए उन वस्त्रों को फेंक देते होंगे क्योंकि चमड़ों से दुर्गंध आती होगी। यह भी जाने पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ये वस्तुएं जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र या नदी के तल में भी पाई जाती है। आदि मानव के बारे में जानकारी के स्रोत। इस स्रोत कैसे हम लोगों को पता चलता आदि मानव के बारे में? पुरातत्वविदों को जमीन की खुदाई, जमीन और झीलों के ऊपरी भाग में पाषाणकालीन कुछ पत्थरों, लकड़ियों तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जिससे आदि मानव के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चित्र संख्या 2.5, 2.6 एवं 2.7 में पाषाणकालीन औजारों को दिखाया गया है। इनमें भिन्नताएं ढूंढने का प्रयास कीजिए, जैसा कि हम लोग चित्र में देख चुके हैं। ये देखिए पत्थर के प्राचीनतम औजार, चित्र 2.5 और चित्र 2.6 कई हजार साल बाद बनाए गए औजार, चित्र 2.7 और बाद में बनाए गए पत्थर के औजार। इसमें विभिन्नताएं हैं, आप उसको ध्यान से उसका अवलोकन कीजिए। भारत के विभिन्न स्थानों में पूरा पाषाणकालीन औजार मिले हैं। ये कौन कौन सा स्थान है ये देखिए। पूरा पाषाणकालीन औजार कहाँ मिले हैं? उड़ीसा में मयूरभंज में, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, राजस्थान में दिदवाना, गुजरात में हिरान घाटी। अब हम लोग छोटा नागपुर के विभिन्न स्थलों में प्राप्त प्रागैतिहासिक उपकरण के बारे में जानते हैं। उपकरण क्या है इसको पहले देखिए। पत्थर के कुल्हाड़ी तथा भाले स्थान झरिया के कोयला खदानों में मिले हैं। युग कौन सा था? पूरा पाषाण युग था। उसका दूसरा उपकरण है चाकूनुमा धारदार पत्थर। स्थान क्या है? चाईबासा, चक्रधरपुर के निकट संजय नदी घाटी। युग था नव पाषाण युग। उपकरण तीसरा सुंदर कुल्हाड़ी। स्थान बूढ़ाडी तमाड़। युग नव पाषाण युग। उपकरण तांबे की कुल्हाड़ियाँ। स्थान बसिया यानी कि ये गुमला में है। युग ताम्र युग। ताम्र युग में तांबे की कुल्हाड़ी भी बनाई गई थी, जो इसका प्रमाण बसिया यानी कि गुमला में मिलता है। ये देखिए चित्र 2.8 भीमबेटका मध्य प्रदेश। यह एक आवासीय पुरा स्थल है। इस प्रकार की प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन तथा गुजरात के पर्वतीय इलाकों में पाई जाती है।
ये प्राकृतिक घर है, इसमें आदि मानव रहा करते होंगे। आग की खोज, यह भी एक कहानी है। आग की खोज आखिर किस प्रकार से आदि मानव ने किया, जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं 2.9। आग जलाने का प्रयास करता आदि मानव। मानव जब पत्थरों के औजार बनाते थे उस समय आपस में दो पत्थरों को टकराने पर चिंगारियां निकलती होगी और इन चिंगारियों के द्वारा सूखी पत्तियां और घास जलने लगी होगी। घास और सूखी पत्तियों के जलने से ठंड के दिनों में उन्हें राहत महसूस हुई होगी। तभी से मानव आग से परिचित हुआ। आग का प्रयोग अनेक कार्यों जैसे रोशनी के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जंगली जानवरों को भगाने के लिए किया जाता होगा। आज भी यहाँ घने जंगलों में हाथियों और जंगली सूअरों का झुंड निकलता है। वहाँ लोग लंबी लकड़ियों या बांसों के एक छोर पर कपड़ा बांध देते हैं, उसमें किरासन तेल छिड़क कर आग जला देते हैं। इस तरह जंगली जानवर आग को देखकर भाग जाते हैं। ऐसा हमें झारखंड के सारंडा, सिल्ली, तोपचाची व टुंडी आदि क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हाथियों का तांडव ज़्यादा है। यह भी जाने, प्राचीन काल में आग जलाने के लिए चकमक पत्थर का प्रयोग होता था। ये एक विशेष प्रकार की पत्थर है जिससे आसानी से आग जल जाती थी। जलवायु परिवर्तन। आज से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व दुनिया की जलवायु में परिवर्तन के फलस्वरूप गर्मी बढ़ने लगी। धीरे धीरे घास वाले मैदान बनने लगे और घासों को खाकर जीने वाले जानवर जैसे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय आदि की संख्या बढ़ने लगी। मानव भी इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। लोग इन जानवरों को अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने लगे होंगे। मौसम में परिवर्तन के अनुसार कुछ इलाकों में गेहूँ, जौ और धान से अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे होंगे। उन अनाजों के स्वाद को चखकर मानव ने भोजन के लिए इन्हें इकट्ठा करना शुरू किया होगा। धीरे धीरे मानव विकास की ओर अग्रसर होने लगे। नवपाषाण युग की शुरुआत हुई। 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसमें मानव पूर्ण रूप से अस्थायी और विकसित हो गया था। इसे नवपाषाण युग कहते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी आपको अगले अध्याय में मिलेगी। पाषाण काल के विभिन्न चरण कौन कौन से थे ये देखिए। पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो कब से कब था आइए जानते हैं। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। मध्य पाषाण काल 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक। नवपाषाण काल 10,000 साल से 4,000 साल तक का समय। आरंभिक समाज में कुछ और मुख्य बातें हैं, उसको हम लोग भी जान लें। यह भी जाने, आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ। पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी। शैल चित्रकारी है, शैल चित्रकारी जिसको हम लोग रॉकेट आर्ट भी कहते हैं। तो प्राचीन काल में लोग जिन गुफाओं और कंदराओं में रहते थे उन्हें सजाकर रखना सीख गए होंगे। उन्होंने अपने औजारों को परिष्कृत करके कलात्मक ढंग से प्रभावशाली फलक का निर्माण किया और पाषाण खंड पर आकृति को उकेर करके प्रथम कला का निर्माण किया जिसे शैल चित्र कहते हैं। वे इन चित्रों को खाली समय में मेहनत से बनाकर खुशी का अनुभव करते थे। इन चित्रों का विषय मुख्यतः आखेट, पशु पक्षी, पेड़ पौधे एवं ज्यामितिक आकृतियों के नमूने होते थे। ऐसी चित्रकारी हमें अजंता एलोरा, महाराष्ट्र भीमबेटका मध्य प्रदेश में, बिहार के भागलपुर, राजगीर तथा झारखंड के हजारीबाग से प्राप्त हुए हैं।
जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं 2.9। प्राचीन काल की एक गुफा में बनाया गया शैल चित्र। 2.9 में प्राचीन काल की एक गुफा में बनाया गया ये शैल चित्र है, इसको शैल चित्र कहते हैं। आइए हम लोग इनके भी बारे में जानेंगे। बुलु इमाम का जन्म, ये बुलु इमाम कौन है इनके बारे में पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। देखिए ये हमारे शैल चित्र के खोजकर्ता हैं। जिला हजारीबाग के बुलु इमाम, गढ़वा के डॉक्टर राकेश तिवारी, रांची के डॉक्टर बिंदुला जायसवाल, कोडरमा या वर्तमान में गिरिडीह डॉक्टर A.K. प्रसाद। तो हम लोग हजारीबाग के बुलु इमाम के बारे में जानते हैं। यहाँ से बुलु इमाम का जीवन, इनका जन्म 31 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। ये पर्यावरणविद होने के साथ साथ झारखंड में आदिवासियों की कला एवं धरोहर को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने में जुटे हुए हैं। इन्होंने हजारीबाग के इसको ग्राम में पहले शैल चित्र की खोज की थी। कर्णपुरा घाटी में इन्होंने कई और शैल चित्रों की खोज की है। कोहबर एवं सोहराय चित्रकला को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया है। इन्होंने ट्राइबल वुमेन आर्टिस्ट को कोऑपरेटिव के द्वारा कोहबर व सोहराय चित्रकला का ऑस्ट्रेलिया, यूरोप व यूके में प्रदर्शनी लगाकर झारखंड के चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया है। इन्होंने झारखंड की जनजाति कला एवं संस्कृति पर कई फिल्मों का निर्माण किया व कई पुस्तकें भी लिखी है। इसी योगदान के लिए इन्हें वर्ष 2011 में गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार भी मिला है। इनसे संबंधित कुछ चित्र को आप लोग देख रहे हैं, जिनको इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। और भी इनके अलावा भी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं झारखंड का हजारीबाग, गढ़वा, रांची, कोडरमा व गिरिडीह आदि कुछ जिलों में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इनके खोजकर्ता इस प्रकार से है। हजारीबाग बुलु इमाम, गढ़वा डॉक्टर राकेश तिवारी, रांची डॉक्टर बिंदुला जायसवाल, कोडरमा गिरिडीह डॉक्टर A.K. प्रसाद। उसके बाद कुछ शैल चित्र के बारे में हम लोग जानते हैं। गढ़वा के भवनाथपुर में, गढ़वा के शैलाश्रय भवनाथपुर प्रखंड के घने जंगल में कैमूर पर्वत पर अवस्थित है। कैमूर की ये पहाड़ियाँ चूने पत्थर की है जो शैलाश्रयों के प्राकृतिक रूप में सर्वदा अनुकूल है। यहाँ चित्रों को गेरू मिश्रित घोल या कूची की सहायता से बनाया गया है। अधिकांश चित्रण प्राकृतिक शैली के हैं। पशु चित्रों का रेखांकन बड़ा ही स्वाभाविक है। इन पशु आकृति में हिरण एवं बारहसिंगे प्रमुख है। इन शैल चित्रों में चिन्ह एवं संकेत भी देखने को मिलते हैं। शैल चित्र हजारीबाग का इसको ग्राम, हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड में अवस्थित इसको ग्राम की पहाड़ी में शैल चित्र की खोज बुलु इमाम ने की थी। यहाँ 3 शैलाश्रय के अंदर शैल चित्र मिले थे। ये पहला शैलाश्रय, यह एक पहाड़ी के अंदर विद्यमान है। यह काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर एक नाला है जो सालों भर बहता है। यह इस नाले से मध्य पाषाणकालीन प्रस्तर औजार प्राप्त हुए हैं, जिससे मध्य पाषाण काल में मानव के इस क्षेत्र में रहने की पुष्टि होती है। दीवारों पर पशुओं व वनस्पतियों के सुंदर शैलचित्र बने हुए हैं। शैलाश्रय 2, यह छोटे आकार की प्राकृतिक गुफा है। यह कोहबर नाम से प्रसिद्ध है। शैलाश्रय 3, इस शैलाश्रय के अंदर 26.5x3 मीटर का चित्र मिला है। इसमें मानवों एवं पशुओं का अंकन प्रमुखता से किया गया है। मनुष्य के हाथ एवं पैर स्पष्ट रूप से अंकित है। कुछ स्थानों पर एक पुरुष अपने कंधों पर शिकार लिए हुए है। यह आखेट का दृश्य है। ये
पहला भाग हमारा यहाँ पे समाप्त होता है, दूसरे भाग में हम लोग अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।